नमस्कार बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं पाठ 14 की। 14 जिसमें हमने देख रहा था मुगल कालीन समाज एवं संस्कृति। नमस्कार बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं पाठ 14 की, जिसमें हम इससे पहले ही देख रहे थे मुगल कालीन समाज एवं संस्कृति। हमने पहले ही बताया था कि मुगल शासकों ने किस तरह से शासन किया और संचालित किया, और उनके द्वारा जो शासन संचालित किया गया, नीतियाँ बनाई गई या रणनीतियाँ बनाई गई, उसका समाज और संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको हम बच्चों देख रहे थे। हमने सामाजिक और धार्मिक स्थिति को देख लिया था। संस्कृति सांस्कृतिक समन्वय, सांस्कृतिक मतलब बच्चों की भाषा हो गया, पहनावा हो गया, खान पान हो गया, इसका किस तरह से हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म का समन्वय हुआ, एक दूसरे पर किस तरह से प्रभावित किए। फिर स्थापत्य में बच्चों हमने देखा है कि मुगलों ने कितने भव्य भव्य जो है किलों का निर्माण किया या मस्जिदों का निर्माण किया, जैसे आगरे का किला या जो है कि ताजमहल का निर्माण। आप ये मुगलों की स्थापत्य कला को देख सकते हैं। इसके बाद बच्चों हमने देखा था कि मुगलों ने किस तरह की जो है कि उसमें सजावट का क्या प्रयोग करते थे, फूल पत्तियों से, जिसका नाम पित्रादुरा शैली था, उसका सजावट के रूप में। फिर इसके बाद जंजीरों को लगवाते थे। फिर जो है कि कुरान की आयतें सजावट के रूप में प्रयोग करते थे, क्योंकि उनके यहाँ मूर्तियों का प्रयोग वर्जित था। इस्लाम धर्म में मूर्ति जो है पूजा वर्जित है, इसलिए जो भी मुस्लिम जो है कि शासक हुए, उन्होंने जो है अपने स्थापत्य में कभी मूर्तियों को नहीं लगवाया, या मस्जिदों में या जो है कि किलों में वो मूर्तियाँ नहीं लगवाते थे। वो जो है कि यही 3-4 चीज़ें, चाहे वो मेहराब बना देना, चाहे जाली लगा देना, चाहे जो है कि आप देखेंगे कि कुरान की आयतें लिख देना, या जो है कि पिचकारी जो है कि वो जो है कि पत्थर को तराश कर बनाया जाता था। तो इस तरह से हमने अभी तक ये देखा है। अब बच्चों आज हम देखेंगे चित्रकारी। चित्रकारी के क्षेत्र में मुगलों ने विशिष्ट योगदान दिया। देखिए बच्चों, ऐसा था कि आप दिल्ली सल्तनत को देखेंगे तो वहाँ पर चित्रकारी बहुत कम देखने को मिलती है, नगड़े के रूप में देखती हैं। लेकिन आप मुगल शासकों को देखेंगे तो जिसमें अकबर रहता है, चाहे हुमायूं को देखेंगे, चाहे जहांगीर, तो जो है कि चित्रकला का इतना शौकीन था कि वो कहता था कि आप 8-10 चित्रकारों से एक चित्र बनाइए और आप मेरे सामने लेके आइए, तो मैं एक एक जो है कि अंग बता दूंगा कि यह चित्र किस चित्रकार ने बनाया है। तो मतलब कितना सिद्धस्त रहा होगा वो चित्रकारी में। तो उसने बहुत संरक्षण दिया। तो इस तरह से चित्रकला जो है आगे बढ़ी। और बच्चों, चित्रकला इस्लाम में वर्जित होने के बावजूद भी जो है कि मुगलों के समय में आप देखेंगे कि जो है कि भित्ति चित्र मतलब दीवारों पर चित्र बनाए गए, और राजाओं महाराजाओं के चित्र बनाए गए। फिर इसके बाद जो है कि युद्ध क्षेत्र में जो चित्र, युद्ध लड़ाइयाँ होती थी, उनके चित्र बनाए गए। मतलब उन्होंने सारी जो है कि इस्लाम धर्म की जो सरहदें थी उसे तोड़कर चित्रकला को एक नया रूप दिया। तो चित्रकारी बहुत सुंदर वहाँ बनाई गई। तो देखिए, चित्रकारी के क्षेत्र में मुगलों ने विशिष्ट योगदान दिया। उन्होंने भारतीय जीवन से जुड़े प्रसंग तथा प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण चित्रकारी में समावेश किया, जैसे दरबार, शिकार तथा युद्ध के दृश्यों का। उन्होंने फारसी कथाओं को चित्रित करने के अलावा महाभारत के फारसी अनुवाद, ऐतिहासिक रचना, अकबरनामा तथा दूसरी पुस्तकों को चित्रों से सजाया। उन्होंने भारतीय रंगों जैसे मयूरी नीले रंग तथा लाल रंग का अधिक प्रयोग किया। मुगलों ने अपनी चित्रकारी में ईरानी शैली के सपाटपन के स्थान पर भारतीय कूंची की गोलाई का प्रयोग किया, जिससे त्रिआयामी चित्र बनाए गए या बनने लगे। तो बच्चों देखते हैं कि ये देखिए दरबार में कैसे, जैसे जो है कि अपने मंत्रियों के साथ जो बादशाह बैठा हुआ है उसका चित्र बनने लगा। फिर आप देखेंगे कि जो है कि युद्ध हो रहा है तो उसका चित्र कोई बना लेता था, या जो है कि शिकार करते हुए राजा शिकार पर जाते थे तो उनका चित्र वो बनाने के बड़े शौकीन थे। तो इस तरह से चित्र बनाए गए। अच्छा, यही चित्र नहीं बनाए गए, इस्लाम के जो कुछ ग्रंथ हैं उनसे भी चित्र बनाए गए, उनके भी कल्पनाएं की गई। इसके बाद हिंदू धर्म में महाभारत है, रामायण है, उनके जो भी कथानक है उसके अनुसार जो है चित्र बनाए गए। तो कहने का आशय, एक ऐसी मिश्रित जो है चित्रकला का विकास हुआ जो है मुगल काल को अद्वितीय बना देता है। आगे देखते हैं, तैमूर घराने के राजकुमार शीर्षक से बनाया गया चित्र हुमायूं के काल की अनुपम देन है। ये तैमूर बच्चे वही जो है कि आप हमने बताया था ना कि बाबर जो है तैमूरों का वंशज था। तो तैमूरों के चित्र, तैमूर घराने के राजकुमार शीर्षक से एक चित्रकारी की गई थी जो हुमायूं के काल की जो है अनुपम कृति थी। यह चित्र 1.15 वर्ग
मीटर कपड़े पर बनाया गया। ऐसा माना जाता है कि यह मंगोल परंपरा की देन है, जिसमें तंबुओं पर वे चित्र बनाया करते थे। बच्चों देखिए जो है कि यही चित्र जो है कि ये है जो चित्र, ये देखिए आपको दिख रहा है ना, यही चित्र जो है बनाया गया था। फिर आगे देखते हैं, अकबर के अधीन पुर्तगाली व्यापारियों ने दरबार में यूरोपीय चित्रकारी का समावेश किया। देखिए बच्चों, जो मुगल थे वो एक चीज़ में तो बड़े जो है कि काबिल थे कि वो किसी चीज़ को वर्जित नहीं करते थे। चाहे वो हिंदू हो उसको भी अपना लेते थे, चाहे वो पुर्तगाली हो उस उनमें जो अच्छी चीज़ें थी उसे भी अपना लेते थे। तो अकबर देखेंगे कि पुर्तगाली चित्रकारों को भी अपने यहाँ जो है कि परफरे देता है और उसे अपने चित्रकारी में शामिल करता है। उनके चित्रों में दूर दिखने वाली आकृतियों को छोटा दर्शाने के सिद्धांत को अपनाया गया। इससे आकृतियाँ अपने सही परिप्रेक्ष्य में सामने आती थी। फिर देखिए, जहांगीर के काल में चित्रकारी विकास की बुलंदियों तक पहुंची, क्योंकि जहांगीर चित्रकला को बहुत अधिक जो है महत्व देता था। जहांगीर के शासनकाल में मनुष्य की एकल आकृतियों और पशुओं की आकृतियों के चित्रण में विशेष प्रगति हुई। मतलब चाहे मनुष्य की आकृति बनाना हो और चाहे जो है पशु की आकृति बनाना हो, दोनों को चित्रकारी खूब बनाई गई। देखिए ये जो है कि उसी के समय जहांगीर के समय में ये मानव का चित्र बनाया है, और देखिए मसूर द्वारा बनाया गया जिब्रा का चित्र। फिर आगे राजस्थानी शैली की चित्रकारी में पश्चिम भारतीय या जैन शैली की पूर्ववर्ती परंपराओं का मिश्रण चित्रकारी की मुगल शैलियों के साथ किया गया। देखिए बच्चों, राजस्थान की जो चित्रकारी शैली थी या जो उनकी जो भी शैली रही हो, और जैन शैली की पूर्ववर्ती परंपराओं को इस्लाम धर्म में स्वीकार किया गया, या इस्लाम धर्म में उसको इस्लामी चित्रकला के रूप में ढाला गया। तो इस तरह से कहते हैं। देखिए पुर्तगालियों के चित्रणों को या पुर्तगाली जो चित्रकला थी उसको भी समावेशित किया, हिंदुओं की जो चित्रकला थी उसको भी समावेशित किया, और जो क्षेत्रीय स्थानीय जैसे राजस्थानी हो गई, इन चित्रकलाओं को भी उन्होंने अपने चित्रों में समाहित किया या अपनी जो है चित्रकला में समाहित किया। इनमें पुराने विषयों का भी समावेश किया गया। इस प्रकार इस शैली की चित्रकारी में शिकार के दृश्यों के अलावा राधा कृष्ण की प्रेम लीला, 12 मासा अर्थात वर्ष के विभिन्न मौसम और रागों के चित्रण को भी स्थान दिया गया। पहाड़ी शैली में भी इन परंपराओं को जारी रखा गया। कहने का आशा देखिए बच्चों कि यही नहीं था कि केवल जो शिकार के दृश्य बनाया गया या दरबार के दृश्य बनाया गया, राधा कृष्ण प्रेम लीला जो है उनके दृश्य बनाए गए। 12 मासा मतलब 12 महीने में जो जो ऋतुएं आती थी उस ऋतुओं के हिसाब से जो है चित्र बनाए गए। तो ऐसे चित्र जो है कि आपको देखने मिलेगा मुगल साम्राज्य में। तो आप सोचिए कि देखो बच्चों, एक चीज़ बड़ी जो है कि यहाँ से सीखने वाली है कि आप चाहे देखेंगे दिल्ली सल्तनत वो रूढ़िवादी था, वो किसी जो है कि भारतीय कला को अपने में समाहित करने में बहुत हिचकता था। लेकिन जो मुगल आए तो मुगलों ने क्या किया कि अपने जो है कि तरीके से उन्होंने जो जहाँ भी उनको बहुत अच्छी चीज़ें लगी उनको उन्होंने अडाप्ट कर लिया। जैसे आप देखेंगे कि चित्रकला हुआ तो वो भारतीय चित्रकला हुआ, या चाहे ईरानी चित्रकला हुआ, या चाहे उन्हें स्थानीय चित्रकला राजस्थानी चित्रकला हुआ, उनको उन्होंने अपने में समाहित कर लिया। विदेशी चित्रकला जिसमें पुर्तगाली था, उनके चित्रों के जो विशेषताएँ थी जो उनको बहुत अच्छा लगा उनको अपने इस्लामी चित्रकला में समाहित कर लिया और चित्रों को और बेहतर बनाया गया। इसी कहते हैं बच्चों कि जब भी कभी जो आप नई नई चीज़ों को दूसरों से सीख कर अपने में समाहित कर लेते हैं तो आप अपने आप अद्वितीय हो जाते हैं, आप नया हो जाते हैं और वही व्यक्ति जो है महान बनता है। फिर संगीत सांस्कृतिक जीवन का एक और क्षेत्र था जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों ने एक दूसरे से सहयोग किया। प्रसिद्ध गायक तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक थे। मतलब तानसेन जो है कि नवरत्न अकबर के थे, उसमें से कौन एक था? नवरत्न था। ध्रुपद गायन शैली में पारंगत तानसेन ने रुद्रबीड़ा नामक वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था। तानसेन को अनेक रागों की रचना का श्रेय दिया जाता है, जैसे मियाँ की मल्हार, मियाँ की तोड़ी, मियाँ की सारंग आदि।
ये बच्चों जब पहले गाना संगीत होता था तो ये उनकी जो है कि ये शैलियाँ थी। आप कभी जाइए बच्चों, जब शास्त्रीय संगीत होता है तो वहाँ ये सब गाया जाता है। अभी तो हमारे यहाँ जो है कि डीजे चला, भोजपुरी गाना या रैप सॉन्ग ये सब चलने लगे हैं, लेकिन पहले जो है यही संगीत की जो है कि यही इसी से संगीत सब एंजॉय करते थे, इसी से अपना जो है कि संगीत से एंजॉय करते थे लोग। आईने अकबरी में 36 संगीतकारों के नाम हैं। बच्चों, आईने अकबरी किसने लिखा है? अबुल फजल ने। अबुल फजल ने लिखा है कि मुग़ल दरबार में 36 प्रसिद्ध जो है कि संगीतकार थे। उनमें सबसे प्रमुख नाम किसका था? तानसेन का था। औरंगजेब दरबार द्वारा आयोजित संगीत को पसंद नहीं करता था, परंतु वह कुशल वीणा वादक था। बच्चों, औरंगजेब जो है वीणा बहुत अच्छा बजाता था, लेकिन जब वो शासक बना तो उसने अपने पूरे साम्राज्य में संगीत को प्रतिबंधित कर दिया। जब प्रतिबंधित कर दिया तो उसने बीड़ा बजाना भी छोड़ दिया, लेकिन उस पहले जो है बीड़ा बहुत अच्छा बजाता था। और यहीं से आप देखेंगे कि मुग़ल काल में रूढ़िवाद स्टार्ट होता है। इसने जो है कि चित्रकारी को प्रतिबंधित कर दिया, इसने जो है कि संगीत को बंद करवा दिया। ये कहता था कि जो भी कुरान में लिखा गया है या जो भी शरीयत के अनुसार है या मुस्लिम नियम या कानून के अनुसार है, उन्हीं चीज़ों को हम दरबार में लागू करेंगे, अन्यथा जो है सब प्रतिबंधित कर देंगे। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना औरंगजेब के शासनकाल में हुई। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि इसने संगीत को क्या है प्रतिबंधित कर दिया, लेकिन सबसे अधिक अगर आप देखेंगे तो शास्त्रीय मतलब संगीत के क्षेत्र में जितनी भी जो है कि जितना भी पुस्तकें लिखी गई, जितने भी साहित्य लिखे गए, वो सबसे अधिक औरंगजेब के समय में लिखे गए। तो इस तरह से बच्चों जो है कि हमने आज देखा संगीत को देखा, अब आगे हम पढ़ेंगे साहित्य का विकास। नमस्कार, जय हिंद।